हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने एसी पैरेलल सर्किट के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कवर कर लिया था। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है। द सर्किट शोन इन द फिगर 14.18, यानी ये इस सर्किट के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 20 था ना पिछले वाले लेक्चर का, उसमें आपका ये सर्किट दिया हुआ था। ओके 14.18, इसमें आपका दो ब्रांच है पैरेलल में, एक आर एल और इसके पैरेलल में आपका एक सी लगा हुआ है। तो बोलता है पावर कंज्यूम। ओके, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा ये आपको बताना है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं भाई, ये आपका प्योर कैपेसिटिव ब्रांच है ना, ठीक है। तो पावर आपको हमेशा पता है सिर्फ और सिर्फ आर में होगा, यानी इस वाले ब्रांच में होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्किट फ्रेश तरीके से बना देता हूँ और बुक अपने पास रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन को वॉच करने में दिक्कत ना हो। इस तरीके का आपका सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक्सी दिया हुआ है 4 ओम, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, एक्सएल का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, और जो सप्लाई वोल्टेज है आपका ये है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। यहाँ से करंट आ रहा है मेरा मेन आई, जो कि लाइन करंट बोलते हैं। इधर जो करंट आ रहा है इसको बुक में I1 माना हुआ है, इधर जो करंट आ रहा है मेरा I2 माना गया है। क्लियर। तो हम लोग को पता है भाई, ओवरऑल जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहीं पे पावर कंज्यूम होता है, फिर पावर डिसिपेट होता है। तो इस ब्रांच में हम लोग का क्या पावर डिसिपेट हो, एक्टिव पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई। वोल्टेज हम लोग को पता है पैरेलल है तो 100 का 100 वोल्ट आ जाएगा। अब हम लोग को करंट देखना है, करंट के लिए हम लोग I1 यानी इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है ये मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग I1 की बात करें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, इस ब्रांच का इम्पिडेंस भाई, ठीक है। तो वोल्टेज तो मेरा यहाँ पे 100 का 100 ही रहेगा। अब इम्पिडेंस की बात करें तो यहाँ पे Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस जे एक्सएल होता है हम लोग का। ये किस में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। वैल्यू डालते हैं, R का वैल्यू 3 प्लस जे एक्सएल का वैल्यू क्या है 4। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जेड के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी रूट 25, रूट 25 यानी 5 ओम के बराबर हुआ। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं 20 एम्पियर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब है कॉस फाई, यानी इस ब्रांच का पावर फैक्टर क्या होगा। तो कॉस फाई इक्वल टू हम लोग पता है R बाय जेड होता है। R यहाँ पे आपका 3 था और जेड अभी जस्ट 5 निकाला, यानी यहाँ पे 3/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, चटतिया 12, यानी 1200 वॉट जो होगा इस ओवरऑल सर्किट में पावर कंज्यूम होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ द एडमिटेंस ऑफ अ पैरेलल AC सर्किट इज इंक्रीज्ड, द सर्किट करंट। हम लोग को साफ साफ पता है, ऑलरेडी मैंने आपको एक लेक्चर दिया था भाई पैरेलल सर्किट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने रेजोनेंस को समझा था। रेजोनेंस इन अ पैरेलल AC सर्किट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एडमिटेंस मेथड हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं पैरेलल AC सर्किट को सॉल्व करने के लिए। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडमिटेंस कुछ नहीं, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है इम्पिडेंस का। क्लियर हुआ। अब हम लोग को इम्पिडेंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। इम्पिडेंस की अगर बात करें तो जेड इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर प्लस माइनस जे एक्स, है ना। एक्स यहाँ पे रिएक्टेंस है, या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा या फिर कहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल। वही अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी आरसी सर्किट होगा तो वो क्या हो जाएगा, आर माइनस जे एक्सी, है ना। तो ये मेरा ओवरऑल इम्पिडेंस है। तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो मेरे को एडमिटेंस मिल जाएगा। तो आपको पता है जो इम्पिडेंस होता है भाई, यहाँ पे जो मैंने इम्पिडेंस लिखा हुआ है यानी एडमिटेंस इक्वल टू 1/Z। तो इम्पिडेंस क्या करता है, करंट को हमेशा अपोज करता है। तो एडमिटेंस इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये करंट को एक तरीके से अलाउ करेगा। ओके, तो बोल रहा है
किसी भी पैरेलल एसी सर्किट का अगर इम्पीडेंस को बढ़ाया जाए तो सर्किट करंट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z बराबर 1/Y, है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई। तो अगर एडमिटेंस को बढ़ाइएगा तो सर्किट का इम्पीडेंस आपका डिक्रीज होगा, और इम्पीडेंस अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग को ओवरऑल यहाँ पे करंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो इन्वर्सली अगर ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल मेरा करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, करंट इंक्रीज। अगला बोलता है ये सर्किट दिया हुआ भाई आपका, देख रहे हैं सीरीज में आर लगा हुआ, एल लगा हुआ है, इसका आपको एडमिटेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये सीरीज का, सबसे पहले इम्पिडेंस निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एडमिटेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पिडेंस की बात करूँ तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सल, ऐसे लिखते हैं। तो आर कितना है 6 प्लस जे एक्सल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8। क्लियर हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लाए तो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा आपका ओवरऑल √100, और √100 कहने का मतलब 10, यानी इम्पिडेंस जो है 10 ओम है। तो एडमिटेंस क्या होगा, हम लोग को पता है एडमिटेंस होता है 1/Z, तो ये 1 और 10 का वैल्यू, जेड का वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया होता है, यानी कितना हो जाएगा 0.1, और यूनिट होता है एस यानी साइमन भाई। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका हो जाएगा थर्ड आंसर 0.1 साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर, यानी इसका कंडक्टेंस बताना है हम लोग को। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी पता है एडमिटेंस इक्वल टू होता है कंडक्टेंस प्लस माइनस, यहाँ पे कर देता हूँ जे बी, जहाँ पे बी क्या है, ससेप्टेंस है भाई। ओके, और एडमिटेंस इक्वल टू जी, अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको जे बी सी लिखना पड़ेगा। बी सी मतलब कैपेसिटिव ससेप्टेंस। देखिए हमेशा रेसिप्रोकल चलता है। हम लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने इम्पिडेंस में जैसे अगर आरसी सर्किट की बात करें तो आरसी सर्किट क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी लिखेंगे। लेकिन वही अगर मुझे यहाँ पे भाई आरसी सर्किट को इम्पिडेंस के टर्म में ना लिख करके एडमिटेंस के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है आर के चलते आपको एक कंडक्टेंस यानी आर का रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टेंस जी मिलेगा, और ये जो आपका एक्सी है, एक्सी के चलते इसको जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाता है, और ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोलते हैं। वही अगर हम लोग आरएल सर्किट की बात करें, आरएल सर्किट की अगर बात करें तो इम्पिडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आरएल सर्किट के लिए, आरएल सर्किट के लिए अगर हम लोग एडमिटेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे माइनस होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं अगर, तो इसको एडमिटेंस में यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो इसके लिए प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ। और जो ये बी एल लिखा है ये क्या है, इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है आपका। देखिए अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी, यानी हम लोग कंडक्टेंस ये चाहिए ना मेरे को, ठीक है, तो ओवरऑल इसको प्रूव करने का दो तरीका है, इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप एडमिटेंस ट्रायंगल पढ़ लीजिए उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला लेकर के चलता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, और ये वाला में से कोई एक उठाना पड़ेगा, आरसी सर्किट के लिए ये, या फिर कहीं आरएल सर्किट के लिए ये। तो देखिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए ये जो सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए अभी मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास सिंपल सा ऐसा पैरेलल है, आर एल है ना, इसके पैरेलल में कुछ और होगा, आगे कुछ और पैरेलल ब्रांच होंगे, है ना, 3 4। तो अभी बस इसमें समझिए आर और ये आपका एल है। ठीक है, तो एल के चलते आपका क्या आएगा, एक्सएल आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू हम लोग ओमेगा एल लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसका एडमिटेंस निकालूँ, एडमिटेंस कहने का मतलब क्या,
एडमिटेंस हम लोग को पता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस होता है, ठीक है। यानी इसका इम्पिडेंस क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, आर प्लस जे एक्सएल। भाई एडमिटेंस मेरे को निकालना है और इसमें भी हम लोग किसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है ना। तो या फिर ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझा तो सबसे पहले इसका इम्पिडेंस निकालिए आप, इम्पिडेंस क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या होगा बताइए। फिर छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहने देते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल। ये मेरा एक तरीके से इम्पिडेंस हुआ। अब अगर मुझे एडमिटेंस चाहिए तो इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल यानी 1/z क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ओवरऑल, समझ रहा है। ये मेरे को क्या दे देगा, ओवरऑल एडमिटेंस दे देगा। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए इसको अगर मैं रेशनलाइज करूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाई आर माइनस जे एक्सएल। तो ऊपर में आ जाएगा आपका, इधर 1/z चल रहा है ना, ये आ जाएगा ऊपर में आर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस ये हो जाएगा जे इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, ऊपर में आर माइनस जे एक्सएल वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आपको पता है जे स्क्वायर है ये, क्योंकि होल स्क्वायर तो जे का भी स्क्वायर होगा ना, तो जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और बाहर में भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये हो गया 1/z। तो ओवरऑल अब हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1/z इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हुआ ये मेरा रियल पार्ट हुआ, ठीक है, और ये जो हुआ इमेजिनरी पार्ट हुआ, क्योंकि इसके आगे में जे लगा हुआ भाई। क्लियर हुआ, यानी ये जो हम लोगों ने इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल लिया है, जिसको हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस बोल रहे हैं, इसका दो पार्ट होता है, ये रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं जी, कंडक्टेंस। समझ में आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल होता है ना, तो ये रेसिप्रोकल लिया हुआ है, रियल पार्ट का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/r क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है ना, समझ गए बात को। तो 1/, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा, जी। और वही रिएक्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/xl करेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आपको बी मिलेगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो यही बोल रहा हूँ, इसको हम लोग रियल पार्ट जो कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे, ये हो जाएगा आपका जे रहेगा ही रहेगा, और ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बीएल बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसलिए मैंने बोला था कि एडमिटेंस को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जी माइनस जे बी एल। किसके लिए, आरएल सर्किट के लिए, ठीक है, ये आरएल था मेरा। वही अगर आरसी की बात करेंगे तो आरसी के लिए इसी तरीके से आप तोड़ के लिखिएगा, तो आरसी का आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वाई इक्वल टू जी प्लस जे बी सी। क्लियर हुआ, समझ गए। तो ये हो गया मेरा जी के बराबर, ये मेरा जी का वैल्यू हो गया भाई, ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक तरीके से बी का वैल्यू है। तो अब देख रहे हैं यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया जी इक्वल टू, यानी कंडक्टेंस इक्वल टू है आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। समझ गए। और इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, इसको मैं और रीअरेंज करके लिख सकता हूँ भाई, जी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय, अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, इम्पिडेंस, जैसे ये इम्पिडेंस दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना, तो अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में डालना हो, यानी जेड एंगल थीटा के फॉर्म में डालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, इम्पिडेंस को मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना हो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना, और रूट को इधर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर की जगह मैं जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ गए, यानी इसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर में आर वैसे का वैसे ही था, और इसके जगह मैं ओवरऑल जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गया। तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, या फिर बोलिए आर डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं आरसी सर्किट के लिए प्रूफ करवा दूँ, आरसी के लिए भी देखते हैं। देखिए आरसी मतलब यहाँ पे
आर है और सीरीज में सी लगा हुआ है, ठीक है, आर, और इसके चलते आपको मिलेगा एक्सी। तो इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस हो जाएगा आपका आर माइनस जे एक्सी। अब मुझे रेसिप्रोकल लेना है तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस जे एक्सी। रैशनलाइज कर देते हैं, आर प्लस जे एक्सी, ऊपर में मेरा आर प्लस जे एक्सी ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस जे एक्सी का स्क्वायर, जे स्क्वायर का कीजिएगा तो यानी लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे पूरा इसका होल स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, आर प्लस जे एक्सी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर, जे स्क्वायर वैल्यू माइनस यानी प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। ये आपका चल रहा है 1/z, तो 1/z इक्वल टू मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ भाई, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, जे एक्सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एक तरीके से रियल पार्ट हो गया, इसको मैं बोलूँगा जी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को एडमिटेंस दे रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है, और जे के आगे इधर वाला जो भी है ये मेरे को क्या, इसको क्या बोलेंगे, बी सी, यानी कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ठीक ना भाई। ओके, तो बी सी और जे वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर हुआ। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भाई, कहाँ गया हम लोग का, ये, ठीक है, एडमिटेंस इक्वल टू होता है जी प्लस माइनस ससेप्टेंस। अब अगर आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो आरसी सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है बताइए, जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन इसका जब हम लोग मतलब एडमिटेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो गया, अभी जस्ट हम लोग को प्लस आया कि नहीं आया बताइए। हाँ, वही आर एल सर्किट की अगर बात करें तो इम्पिडेंस मेरा होता है आर प्लस जे एक्सएल, और वही इसका अगर हम लोग ससेप्टेंस सॉरी एडमिटेंस के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है, मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है। ओके, जहाँ पे जी क्या है दोनों में, जी की अगर बात करें, ससेप्टेंस की अगर बात करें भाई, कहाँ गया हम लोग, यही है ना, ससेप्टेंस की अगर बात करें तो ये है आर डिवाइडेड बाय आर, मतलब जी का वैल्यू हमेशा वही रहता है, फिर चाहे आर सी के लिए देखें या फिर आर एल के लिए देखें, ये आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर है ना। तो इसके लिए इम्पिडेंस अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का ही होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसमें आर एल तो है ही नहीं, एक्सएल तो है ही नहीं, समझ गए बात को। तो इसके जगह में क्या कर, रूट उधर डालेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं आर स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और वही आपसे अगर बी सी पूछता है यानी कैपेसिटिव ससेप्टेंस पूछता है तो क्या हो जाता है, एक्सी डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर आप कह सकते हैं, ठीक है, एक्सी डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। और यहाँ पे आपने देखा, अगर आपसे पूछता है बी एल इंडक्टिव ससेप्टेंस बताओ तो क्या हो जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बी सी के लिए बोलेगा तो ऊपर में एक्सी डिवाइडेड इम्पिडेंस स्क्वायर हो जाएगा, बी एल के लिए बोलते हैं यहाँ पे एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल फार्मूला जो आया है, पूरा जो निचोड़ आया है वो निचोड़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जी फिर चाहे आरसी के लिए हो, यहाँ पे लिखता हूँ आइदर आरसी सर्किट या फिर आरएल ब्रांच है, उसके लिए क्या होगा हमेशा आर डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी सी यानी कैपेसिटिव ससेप्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्सी डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। और बी एल इसके लिए अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय, ये एल है भाई, ये सी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको 3 ओवरऑल फार्मूला बताया है। ओके, अब हम लोग इसी चीज़ को इम्पिडेंस ट्रायंगल का रेसिप्रोकल लेकर के भी समझ सकते हैं। देखिए, और फेजर अलजेब्रा में भाई 2 क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ग्रुप में स्टूडेंट ने पूछा भी था कि उसका सॉल्यूशन आपने क्यों नहीं करवाया है। देखिए फेजर अलजेब्रा का ये जो क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें आप देख रहे हैं पावर ट्रायंगल, साइड रिप्रेजेंटिंग एपरेंट पावर लाई द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके चलते पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये हमेशा यूनिटी लीडिंग लैगिंग क्या होगा उसके लिए। और 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इन अ पावर ट्रायंगल द साइड रिप्रेजेंटिंग एपरेंट पावर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द लोड पावर फैक्टर। तो इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ऐसे इससे पहले वाले सीरीज सर्किट में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस ट्रायंगल को भी समझना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ।
सबसे पहले आप समझिए, एक आरएल ब्रांच के लिए देखते हैं आप लोग, ठीक है। आर हो गया, एल हो गया, एल के चलते एक्सएल आएगा, और इसके पैरेलल में और भी बहुत सारे ब्रांचेस लगे हुए हैं पैरेलल में, आप समझिए, लेकिन हम लोग एक ब्रांच के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अभी भाई मुझे एक चीज़ बताइए, या फिर इसको हम लोग ऐसा समझते हैं भाई, ठीक है, इसको सीरीज ही रहने देते हैं। देखिए समझिए, पहले आप मान लेते हैं इस तरीके का आर एल, यानी इसके चलते एक्सएल, और इस तरीके का मेरा एक तरीके से, और इसमें एक सी भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सी भी डाल देता हूँ, सी के चलते मेरा एक सी आ जाएगा। तो एक आर एल सी सीरीज सर्किट है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, ये जो सर्किट है आइदर आर एल की तरह बिहेव करेगा, आर एल की तरह कब बिहेव करेगा, जब मेरा एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से, है ना, या फिर कहीं आर सी की तरह बिहेव करेगा जब मेरा एक्सी बड़ा हो जाएगा एक्सएल से। यानी दो केस बनेंगे, तो ये आर एल सर्किट बनेगा तो फिर आर सी सर्किट बनेगा। तो केस वन में मैं आपको आर एल मान के चल रहा हूँ, एक्सएल जो है बड़ा है एक्सी से। तो अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाऊँ, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, करंट को रेफरेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो, क्योंकि आरएल सर्किट बनेगा तो सीधी सी बात है आपका कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कहाँ आ जाएगा, इसी के फेज में आ जाएगा। और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये करंट से 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ये हो गया आपका VL। तो ओवरऑल ओवरऑल इनका जो फेजर सम होगा भाई, VL और VR का फेजर सम, क्योंकि यही मेरा सप्लाई वोल्टेज के आगे जाके दो पार्ट में टूटा है, VR और VL के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दोनों का फेजर सम कीजिएगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए, ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं इस तरीके से बाहर निकालूं, ओके, तो ये वाला देख रहे हैं VR और करंट के साथ मल्टीप्लाई है, यानी क्या होगा, एक्टिव पावर देगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है, क्योंकि इस करंट का भी दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप में दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ ना भाई करंट, ठीक है। एक इसका आई कॉस फाई और एक इसका आई साइन फाई। तो ओवरऑल इसके साथ जब करंट मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या देगा आपको, ये रिएक्टिव पावर देगा, और ये एक तरीके से अपरेंट पावर दे देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से पावर ट्रायंगल, या फिर इसी को हम लोग इक्विवेलेंट करके दिखा सकते हैं। एक्टिव पावर कहाँ होता है, कंज्यूम आर में, रिएक्टिव पावर कहाँ होता है, एक्सएल में, और अपरेंट पावर कहाँ होगा, सॉरी मतलब जो इम्पिडेंस होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग को पता है ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं मेन करंट है और ये मेरा मेन वोल्टेज है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। तो यही एंगल, क्योंकि मैंने इसी ट्रायंगल को यहाँ पे उठा के बाहर निकाला है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे फाई होगा, है ना, वही एंगल यहाँ पे भी फाई होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ रहे बात को। तो जो फाई होता है हमेशा क्या है आपका, हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है आपका पावर फैक्टर एंगल। क्लियर हुआ, ये मेरा था एक तरीके से इम्पिडेंस ट्रायंगल, या फिर ये है मेरा पावर ट्रायंगल। अब इसका जस्ट अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल कहने मतलब क्या, इस ट्रायंगल को अगर मैं फ्लिप कर दूँ, फ्लिप करने का मतलब क्या, ये बेस ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और हाइपोटेनस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बी है। तो इसके इम्पिडेंस ट्रायंगल समझिए ना, ये मेरा इम्पिडेंस ट्रायंगल है भाई, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, जेड को इम्पिडेंस बोलता हूँ, ट्रायंगल को ऐसे मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेस आर था, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1/r कितने के बराबर होता है, जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि तुमने आपने ट्रायंगल को फ्लिप किया, इसका मतलब क्या, आपने सबका रेसिप्रोकल लिया है। 1/xl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -bl लिखते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया था, ओके। क्योंकि जब आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना यहाँ पे 1/r, भाई इसका इम्पिडेंस क्या लिखेंगे, Z = R+jXL लिखते हैं। तो जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है, JXL इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन एंगल में आपका चेंजिंग आता है, इसलिए मेरे को यहाँ पर माइनस डालना पड़ता है, ठीक है। बस समझिए आप, अभी ऑलरेडी पीछे वाले में कॉन्सेप्ट समझा रखा है मैंने आपको, ओके। जी हो जाएगा, BL हो जाएगा, और ये मेरा इम्पिडेंस का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मेरा एडमिटेंस बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया, जो फाई होता है, फाई हमेशा बेस और एच क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस के बीच में होता है, नहीं ये फाई हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो इस एडमिटेंस ट्रायंगल से भी आप इस जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी इक्वल टू क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं cos फाई इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच, है ना? तो मुझे बेस चाहिए भाई, ये बेस चाहिए, ठीक है, बेस ही मेरा जी के बराबर है, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, h cos फाई, समझ में आया? और b बेस की जगह मैं क्या डाल दूंगा, g, h की जगह मैं क्या डालूंगा, y, क्योंकि h मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है। और cos फाई की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, r बाय जेड, है ना? cos फाई इक्वल टू r बाय जेड होता है हम लोग का। क्लियर हो रहा है? और ये जो एडमिटेंस है इसके जगह हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 1/z होता है ना? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो ओवरऑल मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, g इक्वल टू इस y की जगह मैं क्या डालूंगा, 1/z, और cos फाई की जगह r/z था ही, है ना? तो ओवरऑल क्या आ गया, g इक्वल टू आ गया आपका r डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ रहे बात को? ये मेरा हो गया एक तरीके से इम्पिडेंस ट्रायंगल के मेथड से हम लोगों ने कंडक्टेंस के वैल्यू को निकाला है। वही अगर हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल से, यानी इस वाले ट्रायंगल से अगर हम लोग इंडक्टिव ससेप्टेंस की बात करें, थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, पेन खत्म हो गया भाई, BL G, और ये है आपका एडमिटेंस, ये है मेरा फाई। तो अभी मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे साइन फाई लगाऊँ, साइन फाई क्या होता है, साइन फाई इक्वल टू पी बाय एच होता है ना? तो परपेंडिकुलर ही क्या है मेरा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h साइन फाई। तो p, ये p परपेंडिकुलर है ना, इसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, bl डाल सकता हूँ, यानी इंडक्टिव ससेप्टेंस इक्वल टू होता है h की जगह मैं क्या लिखूंगा, एडमिटेंस इनटू साइन फाई। सही बात है? और अगर हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस की बात करें तो 1/z लिख सकता हूँ, सही बात है? और एक इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ये मेरा इम्पिडेंस ट्रायंगल था कुछ इस तरीके से, ये मेरा R था, Z था, ये मेरा X था, यानी XL था, ठीक है? XL क्यों लिख रहा हूँ मैं, XC क्यों लिख रहा हूँ, XC क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको प्रूफ करवाया भाई, RL सर्किट का जो फेजर डायग्राम यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मेरा I एंगल 0 था, यहाँ पे मेरा एक तरीके से VR था, यहाँ पे मेरा एक तरीके से VL था। ये जो फेजर डायग्राम आपने बनाया किसके लिए बनाया, RL सर्किट के लिए बनाया, तभी जाके आपका ये ट्रायंगल एक तरीके से इस तरीके से लाई कर रहा है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो समझिए हमेशा क्या है, एक तरीके से इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वोल्टेज मेरा पीछे है, सॉरी करंट, ये मेन करंट है ना, करंट को रेफरेंस लिया हुआ, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, तो वी एस वोल्टेज देख रहा है आगे भाग रहा है ये, ठीक है? ऐसे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज आगे भाग रहा है, करंट पीछे रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये लैगिंग है, ठीक है? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपका इम्पिडेंस ट्रायंगल बन रहा है, फिर पावर ट्रायंगल बन रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, RL सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। तो फेजर अलजेब्रा में जो क्वेश्चन नंबर 99 था, और एक और क्वेश्चन था, ठीक है? देखिए बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 96 है ना आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है आपका, है ना? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड, ये मेरा फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा लाई करता है ये RL, यानी इंडक्टिव के लिए होता है एक तरीके से, ठीक है? यानी यहाँ पे पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? तो वही मैं यहाँ पे एक्सेल लिख रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन फाई लगाऊँ, साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, p बाय एच। तो यहाँ से अगर मैं p निकालने की कोशिश, p मतलब एक्सेल इक्वल टू, मतलब p के जगह एक्सेल ही डालेंगे ना भाई, h क्या लिखूंगा, z साइन फाई, या फिर ऐसे समझिए, इतना करने का कोई मतलब नहीं है। साइन फाई की जगह मैं क्या रखूँगा, p बाई एच, p क्या है मेरा यहाँ पे एक्सेल है, h क्या है मेरा यहाँ पे z है, समझ में आया? तो साइन फाई की जगह मैं इम्पिडेंस ट्रायंगल से ये वाला वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेल डिवाइडेड इंटू है भाई, ठीक है, इंटू है, एक्सेल डिवाइडेड बाई जेड। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एक्सेल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? दोनों तरीके से मैंने आपको प्रूव करवाया। अब हम लोग थोड़ा सा RC सर्किट के लिए आते हैं। अगर कोई RC सर्किट का ब्रांच, ठीक है, R हो गया, C हो गया, तो R आ जाएगा, इसके चलते आपका XC आ जाएगा, है ना? इसके लिए अगर हम लोग रेफरेंस मतलब फेजर डायग्राम बनाए तो I को अगेन मैं यहाँ पे 0 मान के चलता हूँ, क्योंकि इसके पैरेलल में भी कोई होगा ना, फिर भी इस वाले ब्रांच में क्या होगा, करंट सेम होगा ना, इस वाले ब्रांच में R और C सीरीज में लगा होगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो जो
यहाँ पे करंट हो गया, इसको हम लोगों ने रेफरेंस लिया होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइड होगा वी आर, ये वी आर क्या होगा बताइए, इसी के फेज में आ जाएगा, और जो वी सी होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्योर कैपेसिटिव में क्या होता है आपका, करंट लीड करता है वोल्टेज। अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा, ये मेरा एक तरीके से वी एस होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज होगा, या फिर कहीं इनके क्रॉस का टोटल वोल्टेज होगा। अब पैरेलल है तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट बना मेरा, एक तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए। तो ये ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं, ये मेरा मेन करंट है, ठीक है सर, ये वाला मेन करंट है ना, मेन करंट, और ये मेरा मेन वोल्टेज। तो इनके बीच में एंगल बनेगा ये फाई। क्लियर हो रहा है। तो ये कौन सा देख रहा है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बनता है, इसमें देखिए वोल्टेज पीछे, करंट आगे, ऐसे आप दौड़ लगाइए, रेस लगाइए, तो करंट आपका आगे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। इसलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आपका पावर ट्रायंगल बनेगा, फिर इंपेडेंस ट्रायंगल बनेगा, वो हमेशा क्या होता है, आरसी सर्किट, यानी लीडिंग, यानी यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा आपका। क्लियर हो गया। तो 99 का आंसर में क्वेश्चन में यही पूछा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इंपेडेंस ट्रायंगल बनता है क्या होता है, तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर क्लियर होता है। तो हम लोग आते हैं वापस, ये आपका बेस है, यानी एक्टिव पावर, यानी यहाँ पे हम लोग आर लिख सकते हैं, ये आपका एक्सी हो जाएगा, और ये आपका इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जस्ट फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब तो ये मेरा बन जाएगा एडमिटेंस ट्रायंगल, तो आर का रेसिप्रोकल जी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो आपका इस बार बी सी होगा, पॉजिटिव में होता है आपका हमेशा, ठीक है, और ये मेरा एडमिटेंस बन जाएगा। तो अगेन यहाँ से आप, और बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस बीच में आपका एंगल होता है फाई। अब यहाँ से अगेन निकाल लीजिए, जैसे अगर मैं जी की बात करूँ, जी क्या है मेरा बेस, यानी कॉस फाई लगाऊँ, कॉस फाई इक्वल टू क्या हो, बी बाय एच। तो बी मेरे को निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉस फाई। तो बी की जगह में क्या डालूंगा, इसमें एडमिटेंस ट्रायंगल के हिसाब से जी लिख सकता हूँ। एच की जगह में क्या लिखूंगा, एडमिटेंस, और कॉस फाई की जगह क्या लिखूंगा, आर बाय जेड। इंपेडेंस ट्रायंगल से मैंने यहाँ पे आर बाय जेड हो जाए ना, कॉस फाई इक्वल टू, ठीक है, एडमिटेंस इक्वल टू 1 बाय जेड लिखते हैं, है ना, ओवरऑल आर डिवाइडेड बाय जेड, यानी क्या हो जाए, आर डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगेन दोनों से मैंने आपको प्रूफ करवाया, यानी जो कंडक्टेंस होता है वही होता है आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर, और जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ब्रेक करके। और वही अगर मैं यहाँ पे साइन फाई लगाऊं, ठीक है, साइन फाई इक्वल टू पी बाय एच, तो पी जहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ससेप्टेंस, एच क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को कैपेसिटी ससेप्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये एडमिटेंस इंटू साइन फाई हो जाएगा, है ना। तो एडमिटेंस की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय जेड, और साइन फाई का वैल्यू आप इंपेडेंस ट्रायंगल से अगर आप निकालिएगा तो साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, पी, पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स सी, भाई ये पी ही है ना परपेंडिकुलर, और पी बाय एच, एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, जेड, ठीक है। तो साइन फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन फाई की जगह मैं डाल सकता हूँ एक्स सी डिवाइडेड बाय जेड, तो क्या आ गया आपका, एक्स सी डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। क्लियर। इसमें आपको भाई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, इतने तरीके से मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है। तो अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इन द फिगर, इसका कंडक्टेंस बताना। तो अभी जस्ट बताया जी इक्वल टू होता है आपका, और ये आपका आर एल ब्रांच है, तो आर एल हो या फिर आर सी हो हमेशा सेम रहता है, आर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर होता है, सही बात है। तो अब मेरे को यहाँ पे आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आर कितना है 6, और इम्पिडेंस अभी जस्ट मैंने निकाल के बताया है। इसका अगर इम्पिडेंस निकालें, इम्पिडेंस इक्वल टू क्या हो जाए बताइए, आर प्लस जे एक्सएल ये होता है। तो आर की जगह मैं 6 डालूंगा, प्लस जे एक्सएल की जगह 8 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, इसको पोलर फॉर्म में डालते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते, क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी कितना हो जाएगा 100, और रूट 100 यानी 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, आर आपका ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में 6, और यहाँ पे जेड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू आ जाएगा 0.06, और यहाँ पे साइमन इसका यूनिट होता है, ठीक है, 0.06 साइमन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है इसी वाले सर्किट का आपको बताना है इंडक्टिव ससेप्टेंस बताना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको प्रूव करवाया है इंडक्टिव ससेप्टेंस इक्वल टू, थोड़ा सा पेज लेते हैं भाई, न्यू पेज। देखिए इंडक्टिव ससेप्टेंस यानी बी एल क्या था आपका, एक्सी
सॉरी एक्सएल, ठीक है, एक्सएल डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। तो एक्सएल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर ने 10 का स्क्वायर क्या करेंगे 100 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.08। क्लियर हुआ, यानी 0.087 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है 26 नंबर, द सर्किट शोन इन द फिगर। अब इसको बताना भाई क्या होगा। तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, अगर ऐसा ब्रांच दिया हुआ है, यहीं पे लिखता हूँ, ये जी है, जी मतलब क्या, देखिए जो हम लोग का एडमिटेंस होता है इसमें दो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो तो एक रियल पार्ट जिसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, और एक मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है प्लस माइनस जिसको हम लोग ससेप्टेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो जी है, ये जी कैसे किया आप लोगों ने, जी कहाँ से है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लेकर के हम लोगों ने जी को लाया है ना, और जी लिखी है फिर इसको रेसिप्रोकल ऑफ आर लिखिए भाई, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, रियल पार्ट जो है ना, रियल पार्ट जी भी लिखा हुआ है तो समझिए ये एक तरीके से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सर्किट में ये एक मेथड है भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल लेके जी में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में अगर हम लोग सर्किट के पैरामीटर की बात करें तो हम लोग का आर होता है, एल होता है और सी होता है, बस ये तीन ही होता है पैरामीटर, ठीक है। ये बस एक मेथड है कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बी एल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बस समझिए ये जो जी है ये कुछ नहीं, रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये वाला ब्रांच क्या है, ये प्योर रजिस्टिव ब्रांच है। उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर रखा है ईजी बनाने के लिए। और यहाँ पे माइनस बी है, मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया y इक्वल टू जी माइनस, क्योंकि इम्पिडेंस जो होता है आर एल ब्रांच का जो इम्पिडेंस होता है, ऐसे ही याद रखिए, ये क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल होता है। यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हैं ना तो इसको जो एडमिटेंस में डालेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी माइनस बी एल कहीं पे भी लिखा हुआ है या फिर कहीं माइनस बी सिर्फ लिखा हुआ है तो समझिए ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर प्लस बी लिखा हुआ इसका मतलब समझिए ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी एल यानी ये इंडक्टिव ब्रांच है एक तरीके से, ठीक है। तो आर है और ये एल है, आर एल ब्रांच। तो आर एल ब्रांच का ओवरऑल क्या होगा आपका, फेजर डायग्राम बनाइए, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे वी को मैंने एंगल 0 पे डाल दिया, ठीक है। ये जो करंट होगा कंडक्टेंस से जो जाएगा ये इसी के फेज में रहेगा, है ना, आई आर। और ये वाला जो होगा क्योंकि ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाएगा भाई, करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाए मेरा आई एल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेट करंट, क्योंकि पैरेलल में करंट ही तो डिवाइड होता है, इधर से आ रहा है तो करंट को ही आपको जोड़ना पड़ेगा फेजर सम, है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ओवरऑल आई हुआ, तो वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट मेरा पीछे चल रहा है, नहीं लैग कर रहा है, यानी इंडक्टिव सर्किट है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द पावर लॉस इन द सर्किट शोन इन द फिगर। इसमें पावर लॉस बताना भाई। तो अगेन हम लोग को पता है पावर लॉस सिर्फ और सिर्फ इसी वाले ब्रांच में हो, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कंडक्टेंस में रिप्रेजेंट किया हो भाई। तो पावर लॉस क्या होता है बताइए, पावर लॉस होता है मेरा आई स्क्वायर आर। तो इस ब्रांच का करंट पहले हम लोग निकालेंगे, है ना। करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी इंटू 1/r, यही है ना, v/r लिखे फिर v इंटू 1/r लिखे। तो इसको मैं 1/r का जगह g लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू जी, यानी करंट बराबर होता है v इंटू जी या फिर कहिए v/r। तो वोल्टेज इसके क्रॉस 100 दिया तो 100 ही आ जाएगा हर सबके, है ना। ये 100 है तो इसके क्रॉस भी 100 होगा। तो 100 इंटू कंडक्टेंस कितना है मेरा 0.01, कितना आ गया आपका, ये आ गया 1 एम्पियर भाई, ठीक है। यानी आई जो है यहाँ पे 1 एम्प है। तो यहाँ पे अब लगा लेते हैं पावर इक्वल टू आई स्क्वायर, और आर के जगह में कंडक्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखिए इधर आर इक्वल टू लिखते हैं ना 1/g, समझ में आ रहा है, ये हम लोग को पता है आर जो होता है 1/g के बराबर। तो आर यहाँ पे तो आर के जगह में क्या डाल सकता हूँ 1/g डाल सकता हूँ, यानी पावर इक्वल टू हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू 1/g। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय जी है, तो जी कितना है 0.01 है ना, 0.01, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा ऊपर में 2, यानी 100 वॉट आ जाएगा भाई, ठीक है।
क्लियर हुआ? या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है ना, तो आप कह सकते हैं वी स्क्वायर इंटू 1/r, ऐसे ही है लिखा हुआ है ना, इसको बस मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है, तो इसके लिए हम लोग जी डाल सकते हैं, यानी पावर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू जी, तो ऐसे भी आ जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मेरा वही है 100, यानी 100 गुना 100, और जी का वैल्यू आपको पता है 0.01, तो इसको आप 100 एक जीरो कर देते हैं, कितना आ गया 100 वॉट ही आया है ना। तो कोई भी फार्मूला लगाइए आपका आंसर वही आएगा। 27 तक हो गया भाई, अब हम लोग आते हैं 28 के ऊपर। देखिए, और ये लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इसमें, 50 तक हो नहीं पाएगा भाई, जितना तक होगा उतना समझा दूंगा, क्योंकि इसमें आपको और भी कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस आर, तो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस आर, तो ये पैरेलल एलिमेंट के लिए होता है भाई हमेशा, ठीक है, ये हम लोग मेथड ही लगाते हैं पैरेलल के लिए हमेशा। क्लियर हुआ? तो उसमें जान है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सीरीज के लिए हम लोग हमेशा आर और जेड में लेकर के चलते हैं, सीरीज पैरेलल भी तो उसमें भी आर जेड, पैरेलल के लिए सिर्फ जो हम लोग एडमिटेंस वाला मेथड यूज करते हैं, यानी कंडक्टेंस यानी जी और बी के रूप में लिखा जाता है। अगला बोल रहा है द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट इज 10 ओम, ठीक है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है। आगे बोलता है द इंडक्टिव ससेप्टेंस जो है मेरा 1 साइमन दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी इजी भाई, देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पे आते हैं, पूछा क्या है, पूछा है इंडक्टिव ससेप्टेंस बताना है, यानी बी एल बताना है आपको, बी एल इक्वल टू वॉट। तभी जस्ट हम लोग देखा था कि जो मेरा इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है ये क्या होता है, एक्सएल डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर, है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा, एक्सएल, एक्सएल पूछा भाई, ठीक है, सॉरी एक्सएल पूछा यहाँ पे, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल इंटू इम्पिडेंस का स्क्वायर। तो देखिए, तो इम्पिडेंस आपका ऑलरेडी दिया हुआ, तो जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और इंडक्टिव ससेप्टेंस यानी बी एल का वैल्यू ऑलरेडी 1 साइमन दिया हुआ है, तो ओवरऑल क्या आएगा 100 ओम, ठीक है, रिएक्टेंस आ जाएगा मेरा 100 ओम। नेक्स्ट बोलता है द कंडक्टेंस एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस ऑफ अ सर्किट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखिए कैसे बनेगा ये, न्यू पेज थोड़ा सा ले लेते हैं। बोल रहा है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस यानी जी और बी एल दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है, यानी अगर ये 10 साइमन होगा तो ये भी आपका 10 साइमन होगा, ऐसे आप मान के चल सकते हैं, दोनों बराबर है। तो वो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा ये पूछा गया आपसे। तो अगर हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये होता है मेरा जी, ये होता है मेरा एक तरीके से बी, और नीचे की तरफ यानी बी एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस फाई अगर लगाओ तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, तो बेस क्या हो जाएगा जी, एच क्या हो जाएगा मेरा वाई, है ना। तो ये वैल्यू तो पता है मेरे को, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं टेन फाई अगर लगाओ भाई, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए टेन फाई अगर लगाओ तो ओवरऑल क्या होता है, टेन फाई इक्वल टू होता है पी बाय बी, है ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, पी बोल दिया, पी मतलब इंडक्टिव ससेप्टेंस, बी मतलब कंडक्टेंस, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू बोल रहा है बराबर है आपस में, ठीक है, तो बराबर इसका मतलब क्या, जी बाई बी एल दोनों आपस में बराबर, तो कट के क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, यानी टेन फाई इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 कहना मतलब 45। क्लियर हुआ? तो यहाँ से फाई का वैल्यू आ गया है। पूछा क्या है, द सर्किट पावर फैक्टर, तो यहाँ से हम लोग कॉस और फाई की जगह हम लोग 45 डाल देंगे, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 0.707, ठीक है, यानी इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, एडमिटेंस ऑफ अ सर्किट इतना दिया हुआ है, द सर्किट इज, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई एडमिटेंस इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 प्लस जे 0.8, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है आरएल सर्किट में हमेशा, बार बार लिख के बता रहा हूँ मैं आपको ताकि याद हो जाए, आरएल सर्किट का इम्पिडेंस पहले लिखिए आप, जेड इक्वल टू क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल, प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जब एडमिटेंस निकाले क्या हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा जे बी एल, ठीक है, क्लियर हुआ। और वही अगर हम लोग आरसी सर्किट का इम्पिडेंस लिखे तो जेड इक्वल टू
आर माइनस जे एक्स ई होता है। अगर हम लोग इसका एडमिटेंस लिखे आर से क्या हो जाएगा, जी प्लस जे बी सी होता है, यानी प्लस है यहाँ पे, कहीं पे भी प्लस है एडमिटेंस में, इसका मतलब क्या है, ये आर सी सर्किट को डिफाइन कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 32 भाई। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है इन अ पैरेलल एसी सर्किट, ठीक है, पावर लॉस इज ड्यू टू। तो हमेशा पावर लॉस सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस के चलते होता है, क्योंकि कंडक्टेंस को आपने अगर लिखा हुआ है होता है रेजिस्टेंस को ही कन्वर्ट करके, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेकर के उसको आपने जी में कन्वर्ट किया हुआ है। अगला बोलते थे एडमिटेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज 0.12, ठीक है, वाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.12 और एंगल दिया हुआ है -30 साइमन, द सर्किट इज। तो अब देखिए इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। अगर हम लोग इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस का मैंने आपको बताया था एक मैग्नीट्यूड होता है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, तो उसे कंपेयर करना, आर एंगल थीटा होता है भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है एंगल, अगर मेरा पॉजिटिव है, जैसे देखिए फिर से समझाता हूँ मैं, उसके लिए एक ले लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लेते भाई, तो ऐसा समझिए ना, इम्पिडेंस अगर भाई इम्पिडेंस को अगर आर एंगल थीटा लिख रहा हो, थीटा यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो लैगिंग के लिए होता है एक तरीके से। तो फिर ऐसे समझिए, देखिए जो इम्पिडेंस का यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, जो इम्पिडेंस का एंगल होता है, ठीक है, एंगल होता है, ठीक है, वही मेरा क्या होता है एक तरीके से, वही मेरा फाई होता है, मतलब एंगल बिटवीन वोल्ट एंड करंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक आरएल सर्किट लेके चल समझाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से समझिए। यहाँ पे अगेन और भी पैरेलल में लगा, लेकिन ये सीरीज सर्किट अपने आप में है ना, ये ब्रांच है अपने आप में, तो ये अपने आप में एक सीरीज सर्किट होता है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, जो करंट आ रहा है वही करंट सब में जा रहा हो, आर में भी जा रहा हो, एल में भी जा रहा हो, है ना। समझ गया। तो आई को मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, आई एंगल 0 दिखा दिया मैंने, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड होगा यहाँ पे, तो वी आर क्या होगा, इसी के फेज में आ जाएगा, और वी एल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर जाएगा। क्लियर। अब देखिए वी एल और वी आर का ही सम क्या होगा मेरा, वी एस के बराबर होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल कैसे नाप रहे हैं हम लोग, काउंटर क्लॉकवाइज चल के नाप रहे हैं, है ना, समझ में आया। यानी अगर हम लोग यहाँ पे जेड की भी बात करते हैं, जेड क्या हो जाएगा बताइए भाई, जेड क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज मेरा कितने पे है, वोल्टेज का एंगल में क्या डालूंगा, मान लेते हैं एंगल मेरा एक तरीके से अल्फा है, समझ आया, यानी वी एंगल अल्फा डालेंगे। ये ऐसे देख रहे हैं आप काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डालना पड़ेगा, वी एंगल अल्फा पे एक तरीके से, डिवाइडेड बाय करंट के आई एंगल 0 पे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वी बाई आई मेरे को इम्पिडेंस दे देगा, और एंगल क्या हो जाएगा 0 माइनस अल्फा, क्योंकि नीचे में 0, तो 0 माइनस अल्फा, मतलब भाई ये अब बच्चे की तरफ थोड़ा नहीं लिखना है, मतलब है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे को, अल्फा यानी जेड एंगल अल्फा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि नीचे में है नहीं तो माइनस का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने एंगल को, इम्पिडेंस के एंगल को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, इम्पिडेंस को हम लोग लिखते हैं पोलर फॉर्म में, और आर एंगल थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा, ये मेरा अगर पॉजिटिव में है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और देख रहा वोल्टेज मेरा आगे भाग रहा है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज था, ये मेरा मेन करंट है, ठीक है। तो वोल्टेज आगे भाग रहा है, करंट पीछे रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लैगिंग के लिए, समझ में आया, यानी जेड का जो एंगल है वो अगर पॉजिटिव में हो तो लैगिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो वही अगर हम लोग इसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो यानी उल्टा, जेड का उल्टा, ठीक ना भाई, समझ गए। तो यहाँ पे एडमिटेंस के लिए या फिर ऐसे वाई इक्वल टू 1/z, तो एडमिटेंस का जो एंगल होगा, ठीक है, एडमिटेंस का एंगल फिर माइनस में चला जाता है, ठीक है, उल्टा चलता है भाई दोनों। क्लियर हुआ, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ सो। और वही अगर मैं यहाँ पे आर सी के लिए रिप्रेजेंट करूँ, मान लेते हैं ये एक और ब्रांच लगा हुआ है यहाँ पे आर सी है, तो इसके लिए अगर मैं करूँ तो यहाँ पे करंट आ रहा होगा, है ना, आर हो गया एक्स सी हो गया, ठीक है। करंट को मैंने यहाँ पे आई एंगल 0 दिखा दिया, ये आई आर हो गया, सॉरी यहाँ पे वी एस करना होगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप में सीरीज ब्रांच है, तो सीरीज ब्रांच में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से वी आर, और ये जो मेरा वी सी यानी करंट पीछे रह जाएगा, ये वी सी हो गया, ये हो गया मेरा एक तरीके से वी एस, ओके। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस निकालें, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये एंगल ऐसे देखना पड़ रहा है आपको वी एस के लिए, तो ये माइनस में होगा, माइनस अल्फा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आई। तो मेरा सप्लाई वोल्टेज क्या है, एंगल माइनस अल्फा पे है, ठीक है, और करंट क्या है, एंगल जीरो पे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वी बाय आई जेड मिल जाएगा, और एंगल मेरा हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो माइनस में अगर इम्पिडेंस का मतलब इम्पिडेंस का अगर अगर माइनस में है तो ये लीडिंग के लिए बताता है, ठीक है। और वही अगर इसका हम लोग एडमिटेंस निकालेंगे, एडमिटेंस वन बाय जेड, तो ओवरऑल एंगल क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, यानी एडमिटेंस का एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको इसका निचोड़ देता हूँ, देखिए फिर से लिखते हैं। आर एल ब्रांच है, इधर आर सी ब्रांच है, ठीक है। तो इम्पिडेंस का एंगल क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इम्पिडेंस का एंगल, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो लैगिंग को बताएगा। तो इसका अगर आप एडमिटेंस लेंगे तो एडमिटेंस का एंगल क्या हो जाएगा, एडमिटेंस का एंगल माइनस में हो जाएगा भाई, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हुआ, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़िए, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, एंगल आपका उसमें साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे इम्पिडेंस का एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जब एडमिटेंस लीजिएगा तो एडमिटेंस का एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट हैजन, कहाँ पे थे भाई हम लोग, हाँ ये था 33 नंबर, देख रहा है एडमिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है पोलर फॉर्म में 0.12, एंगल है मेरा -30 साइमन, समझ में आया। तो माइनस मतलब क्या है, ये इंडक्टिव सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इम्पिडेंस दिया हुआ है इतना, ठीक है, द सर्किट ससेप्टेंस, यानी जेड इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1 माइनस J2, ठीक है, ओम। एडमिटेंस पूछा है आपसे, सॉरी ससेप्टेंस पूछा है आपसे, ठीक है। ससेप्टेंस क्या होगा, सबसे पहले देखिए, पहले एडमिटेंस निकालते हैं, एडमिटेंस इक्वल टू 1/z, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/z का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस J2 हो जाएगा, है ना, यानी y इक्वल टू आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस J2, उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस J2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J2, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 प्लस J2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस J2 का स्क्वायर, और J का स्क्वायर कीजिए तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 प्लस J2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर और 4 का यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में 5 हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर इधर 4 हो जाएगा, और 1 का यानी 5, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 5 ये मेरा रियल पार्ट हो गया, प्लस J2 डिवाइडेड बाय 5 ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी ये मेरा जो एडमिटेंस क्या है, ये मेरा एक तरीके से G हो गया, और ये वाला जो है मेरा एक तरीके से ससेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ससेप्टेंस पूछा है, यानी 2/5 करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए कैसे मैंने किया, 2 डिवाइडेड बाय 5, ओवरऑल आ जाएगा 0.4, 0.4 देखते हैं, आंसर देता है नहीं, थर्ड देना चाहिए, 34 का थर्ड सही है। अगला देखिए क्या बोलता है, अ सर्किट हैज एडमिटेंस ऑफ इतना, ठीक है, वाई का वैल्यू दिया, कंडक्टेंस इतना, द पावर फैक्टर निकालना भाई, ठीक है। तो अगेन हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल के ऊपर आते हैं, एडमिटेंस ट्रायंगल मेरा यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे पावर फैक्टर यानी cos फाई लगाते हैं, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, B बाय H, है ना। तो B क्या है मेरा, B हम लोग बोलते हैं इसको, सॉरी B मतलब बेस, मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, ठीक है, कंडक्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि बी को ही हम लोग जी बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, एच क्या है, ये एच को वाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाई का वैल्यू दिया ना, एडमिटेंस दिया हुआ मेरा, और कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो पावर फैक्टर निकल जाएगा, ओके। तो कॉस फाइव, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है मेरा, कंडक्टेंस है 0.08, और वाई है मेरा 0.1, तो इसको हम लोग कैल्सी में डाल लेते हैं फटाफट, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1, या जाए 0.8 भाई, ठीक है, 0.8 सेकेंड। अगला बोलता है एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट ऑफर एम्पिडेंस इक्वल टू, तो ये होता है भाई L/CR, इसको डायनामिक एम्पिडेंस बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ ओवरऑल,
पैरेलल रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया है। पैरेलल रेजोनेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एडमिटेंस मेथड यूज़ करके एडमिटेंस का जो इमेजिनरी पार्ट था यानी जो ससेप्टेंस था उसको हम लोग वहाँ पे जीरो कर दे रहे थे, है ना। तो पैरेलल पहले अगर मैं ब्रांच बनाऊँ इस तरीके से, मान लेते हैं आर हो गया, एल हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये मेरा पैरेलल ब्रांच है, यहाँ पे मैंने सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका अगर मैं, ये आर हो गया, एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया, और एक्सएल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जे ओमेगा एल लिख सकता हूँ। एक्सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस जे बाय ओमेगा सी लिख सकता हूँ। तो इसका हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एडमिटेंस निकाला था। तो 1/r प्लस 1/j ओमेगा एल और माइनस जे बाय ओमेगा सी का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या आ जा रहा था आपका, प्लस जे ओमेगा सी आ जा रहा था, ठीक है। ये ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो बताऊंगा नहीं कैसे होता, फटाफट बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको साथ में रखते हैं, 1/r प्लस जे ओमेगा एल, ये हो जाएगा प्लस जे ओमेगा सी। तो इस पर अभी काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करता हूँ भाई, ठीक है। तो 1/r प्लस जे ओमेगा सी इंटू आर माइनस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर माइनस जे ओमेगा सी, इधर आपका जैसे था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा एल है भाई, ये एल एल एल, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओमेगा एल का स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर कीजिएगा तो ओवरऑल उसका -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सब बताया ऑलरेडी डिटेल में, आप कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखिए, पैरेलल रेजोनेंस वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक तरीके से रियल पार्ट हो गया, माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस जे ओमेगा सी।